कहानी की शुरुआत होती है कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी जेल से। ये कोई साधारण जेल नहीं है। यहाँ ऐसे कैदी बंद हैं जिनके नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाए। हर कोना निगरानी में है, हर सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है और हर कैदी पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। यहाँ से भागना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन माना जाता है। अगर कोई कोशिश भी करे तो उसे ऐसी सजा दी जाती है कि बाकी कैदी उस सजा को देखकर ही अपनी उम्मीद छोड़ दें। और इसी जेल के अंदर हम पहली बार देखते हैं रे। रे कोई आम कैदी नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जिसने पहले ही 14 अलग अलग जेलों को तोड़कर भाग चुका है। हर बार सिस्टम को मात देकर, हर बार सिक्योरिटी को फेल करके। और अब वो इस जेल में है। लेकिन फर्क ये है कि बाकी कैदियों की तरह वो यहाँ सजा काटने नहीं आया, वो यहाँ प्लान करने आया है। कई दिनों से रे बस एक ही काम कर रहा है, देखना, समझना और इंतजार करना। वो पूरे जेल को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, गार्ड्स की मूवमेंट, कैमरों का एंगल, दरवाजों का सिस्टम, हर छोटी चीज। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि इस जेल की कमजोरी कहाँ है। फिर एक दिन वो अपने सेल में बैठता है और अचानक कुछ अजीब करने लगता है। वो काउंटिंग शुरू करता है, 1, 2, 3। वो बस गिनता रहता है। 7 मिनट। ठीक 7 मिनट बाद गार्ड्स वापस आते हैं और उसी पल रे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है गार्ड्स हर रोज ठीक 7 मिनट के लिए बाहर जाते हैं सिगरेट पीने। ये छोटा सा गैप अब उसका सबसे बड़ा मौका बनने वाला था। लेकिन एक समस्या थी। उसका सेल एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम से बंद होता था और जब तक उसे उस लॉक का कोड नहीं मिलता वो बाहर नहीं जा सकता। तो अब उसका अगला टारगेट साफ था, कोड। कुछ दिनों बाद जब गार्ड उसे खाना देने आता है तब रे की नज़र एक छोटी सी चीज पर जाती है, दूध का डिब्बा। साधारण, लेकिन रे के लिए ये एक टूल बन जाता है। वो जल्दी से उस डिब्बे से एक पतली प्लास्टिक शीट निकाल लेता है और जब गार्ड बाहर जा रहा होता है रे चुपके से उस प्लास्टिक को इलेक्ट्रॉनिक लॉक के ऊपर चिपका देता है। गार्ड जाता है, लॉक इस्तेमाल करता है और चला जाता है। लेकिन वो नहीं जानता कि उसने अभी अभी कोड खुद रे को दे दिया है। जब रे वापस उस प्लास्टिक शीट को निकालता है उस पर कोड की पूरी छाप होती है। अब दरवाज़ा खोलना उसके लिए मुश्किल नहीं रहा, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करता, वो इंतजार करता है सही समय का। इस बीच वो अपने साथियों को एक सीक्रेट मैसेज भेजता है, एक ऐसी भाषा में जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। उस मैसेज में सिर्फ एक चीज होती है, तारीख और समय, मतलब कब सब कुछ होगा। अब सब तैयार है। अगले दिन रे कुछ टिश्यू पेपर के छोटे छोटे गोले बनाता है। जब गार्ड खाना देने आता है वो उन टिश्यू को खाने वाले स्लॉट में फंसा देता है। इससे वो स्लॉट ठीक से बंद नहीं हो पाता। छोटा सा डिटेल लेकिन बहुत जरूरी। फिर वो बैठ जाता है और इंतजार करता है। जैसे ही गार्ड्स बाहर जाते हैं वो तुरंत उठता है, शांत, बिना घबराए, और कोड डालता है। दरवाज़ा खुल जाता है, इतना आसान जैसे ये सब पहले से तय था। वो बाहर निकलता है और सीधे वेंटिलेशन सिस्टम की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे, बिना आवाज़ किए, वो कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। उसी समय बाहर जेल की पार्किंग में एक कार खड़ी होती है। एक लड़की उसमें से उतरती है और कुछ दूर जाती है और अचानक बूम, जोरदार ब्लास्ट। पूरी जेल हिल जाती है। गार्ड्स का ध्यान तुरंत उस तरफ चला जाता है और यही वो पल था जिसका रे इंतजार कर रहा था। वो कंट्रोल रूम में जाता है और अपने सेल के कैमरे को रिवर्स फुटेज पर सेट कर देता है। अब स्क्रीन पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी सेल में बैठा है। गार्ड्स कुछ भी समझ नहीं पाते। कुछ देर बाद आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स आते हैं और उन्हीं में एक फायर फाइटर बनकर रे बाहर निकल जाता है। कोई शक नहीं करता, कोई रोकता नहीं। वो बाहर आता है और एक कार में बैठ जाता है। उसके 2 साथी पहले से वहां होते हैं। कार चलती है और जेल पीछे छूट जाती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ दूरी पर उसके साथी उसे एक सुनसान सड़क पर छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी एक पुलिस कार वहां आ जाती है। पुलिस उसे देखती है और तुरंत पहचान जाती है कि वो जेल से भागा हुआ कैदी है, क्योंकि उसने अभी भी कैदी के कपड़े पहने हुए हैं। उसे पकड़ लिया जाता है फिर से। लेकिन तभी एक आदमी आता है। वो कुछ पेपर दिखाता है। पुलिस उसे देखती है और तुरंत रे को छोड़ देती है। वो आदमी है क्लार्क, रे का दोस्त। लेकिन वो उसे कहीं और नहीं बल्कि वापस उसी जेल के वार्डन के पास ले जाता है जहां से वो भागा था। वार्डन हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। तब क्लार्क सच्चाई बताता है, रे कोई अपराधी नहीं है, वो एक सिक्योरिटी टेस्टिंग एक्सपर्ट है। उसका काम है जेल में कैदी बनकर जाना और ये साबित करना कि वहां से भागा जा सकता है या नहीं, और उसने अभी ये साबित कर दिया। वार्डन चुप हो जाता है, उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। रे और क्लार्क वहां से चले जाते हैं और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। पिछले दिन जो कुछ हुआ था
उसके बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रे अपने ऑफिस में अपनी टीम के साथ बैठा होता है, वही रूटीन, वही काम, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि हर नया मिशन पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और तभी दरवाजा खुलता है। अंदर आती है एक लड़की। उसका नाम है जेसिका। वो सीधे रे के सामने आके खड़ी हो जाती है बिना टाइम वेस्ट किए और कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। रे उसे देखता है, शांत लेकिन थोड़ा सतर्क। जेसिका आगे बोलती है, इस बार पेमेंट डबल होगी। ये सुनकर टीम का ध्यान तुरंत उस पर चला जाता है। लेकिन अगली लाइन सब कुछ बदल देती है। तुम्हें एक ऐसी जेल में जाना होगा जिसे दुनिया की सबसे सिक्योर जेल माना जाता है। कमरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। जेसिका बताती है ये जेल सीक्रेट है। कहा है ये बहुत कम लोगों को पता है और जो जानते हैं वो बताते नहीं। मुझे बस ये साबित करना है कि वहां से भागा जा सकता है। वो सीधे रे की आंखों में देखती है, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। लेकिन शर्त है, इस बार कोई टीम नहीं, कोई बैकअप नहीं, कोई नहीं जानेगा कि वो कहां है। अगर कुछ गलत हुआ तो कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये सुनते ही रे की टीम तुरंत मना कर देती है। ये मिशन सुसाइड जैसा लग रहा था। लेकिन जेसिका यही नहीं रुकती। वो हल्की सी मुस्कुराती है और एक लाइन बोलती है जो सीधे रे के ईगो पर लगती है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन अगर तुमने ये ऑफर रिजेक्ट किया तो शायद वो सब कहानियों सच नहीं है। बस इतना काफी था। रे का चेहरा बदल जाता है। वो चुप रहता है कुछ सेकंड तक, फिर धीरे से कहता है, मैं ये काम करूंगा। टीम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनता नहीं। अब गेम शुरू हो चुका था। जेसिका उसे प्लान समझाती है। इस जेल में उसका नाम होगा एंथनी। केस होगा स्मगलिंग। सब कुछ सेट किया जाएगा ताकि वो असली कैदी लगे। लेकिन रे एक सवाल पूछता है, अगर मैं फंस गया तो बाहर कैसे आऊंगा? जेसिका जवाब देती है, वार्डन को एक कोड कहना। कोड है 310275। बस ये बोलना और वो समझ जाएगा कि तुम सरकार की तरफ से हो। रे सिर हिलाता है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये कोड आगे जाकर बेकार होने वाला है। मिशन शुरू होने से पहले उसकी टीम एक छोटा सा ट्रैकर उसकी बॉडी में छुपा देती है। कम से कम लोकेशन तो पता रहे। सब कुछ सेट है। रे अकेला निकलता है। एक भीड़ भरे मार्केट में पहुंचता है और तभी एक ब्लैक गाड़ी उसके सामने रुकती है। कुछ लोग बाहर आते हैं मास्क पहने। उससे पहले कि वो कुछ समझे, उसे पकड़ लिया जाता है, सीधे गाड़ी में डाल दिया जाता है। सब कुछ सेकंड्स में होता है। अंदर जाते ही सबसे पहले वो लोग उसकी बॉडी से ट्रैकर निकाल देते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता था। अब उसकी टीम अंधेरे में है। कोई सिग्नल नहीं, कोई लोकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। फिर रे को बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वो खुद को एक ऐसी जगह पाता है जो किसी भी जेल से अलग है। यहां कोई ठोस दीवारें नहीं है। हर सेल ग्लास का बना हुआ है। हर कैदी पूरी तरह एक्सपोज्ड। ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं, हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। गार्ड्स काले मास्क में हैं। कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई पैटर्न नहीं। ये जगह सिस्टम से भी ज्यादा खतरनाक थी। रे पहली बार थोड़ा घबराता है। वो समझ जाता है कि ये जेल अलग लेवल की है। वो सीधे वार्डन के पास जाता है और उसे मार्श कहकर बुलाता है। लेकिन वार्डन उसे घूरता है और कहता है, मेरा नाम मार्श नहीं, हॉब्स है, हॉब्स। रे थोड़ा रुकता है, फिर कोड बोलता है 310275। लेकिन कुछ नहीं होता। हॉब्स बस उसे देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। मुझे बस पैसे मिलते हैं तुम्हें यहां रखने के, और अब तुम यहीं रहोगे। बस उसी पल रे समझ जाता है, उसे फंसाया गया है। पूरा मिशन झूठ था। अब वो कैदी है, सच में। अगले दिन पूरे जेल में अनाउंसमेंट होती है। नया कैदी आया है, नाम है एंथनी। ये नाम सुनते ही एक कैदी अलर्ट हो जाता है। उसका नाम है माइकल। वो तुरंत समझ जाता है ये नाम यूं ही नहीं है। जब रे बाकी कैदियों के बीच आता है, सब उसे घूरते हैं। नई एंट्री, नया टारगेट। कुछ कैदी उस पर हमला कर देते हैं। रे खुद को बचाता है, लड़ता है, लेकिन वो अकेला है और सामने कई लोग। तभी एक आवाज आती है, कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। सब रुक जाते हैं। माइकल आगे आता है। उसकी एक ही लाइन सबको पीछे हटा देती है, क्योंकि यहां उससे सब डरते हैं।
वो रे के पास आता है, हाथ बढ़ाता है। रे उसका हाथ पकड़ता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कुछ समझते हैं बिना बोले। अब रे को एक चीज साफ समझ आ जाती है, अगर यहां से निकलना है तो अकेले नहीं हो पाएगा। उसे एक साथी चाहिए, और वो साथी अब मिल चुका है। इसके बाद रे हर चीज को ध्यान से देखने लगता है, हर रास्ता, हर सिस्टम, हर कमजोरी। और तभी उसकी नजर पड़ती है एक खास जगह पर, आइसोलेशन सेल। ये वो जगह है जहां नियम तोड़ने वालों को डाला जाता है, सबसे खतरनाक जगह। लेकिन रे के लिए ये एक मौका है। वो माइकल के पास जाता है और कहता है, मुझे वहां जाना है। माइकल उसे देखता है और बस एक सेकंड में समझ जाता है। फिर अचानक वो रे पर हमला कर देता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। गार्ड्स आते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं, और जैसा उम्मीद था, दोनों को आइसोलेशन बॉक्स में डाल दिया जाता है। अंदर जाते ही तेज रोशनी चालू होती है, इतनी गर्मी की सांस लेना मुश्किल। दोनों नीचे बैठ जाते हैं, सिर झुकाकर। और तभी रे नीचे कुछ नोटिस करता है, एक बड़ी मेटल प्लेट, नट बोल्ट से फिट की हुई। वो कुछ नहीं बोलता, बस देखता है और याद रखता है। अगली सुबह एक डॉक्टर आता है, दरवाजा खोलता है। रे उससे पूछता है, हम कहाँ हैं? लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बोलता। तभी ऊपर से गार्ड देख लेता है कि वो बात करने की कोशिश कर रहा है। वो डॉक्टर से पूछता है, क्या कहा इसने? डॉक्टर झूठ बोल देता है, कहता है ये बस अपनी हालत के बारे में बोल रहा था। रे ये सुन लेता है और समझ जाता है, ये आदमी पूरी तरह बुरा नहीं है, ये काम आ सकता है। बाद में जब वो और माइकल साथ बैठते हैं, रे उसे बताता है, ये जगह समुद्र के पास है, हवा में नमी है और नीचे एक प्लेट है। अगर हमें कोई मेटल मिल जाए हम इसे खोल सकते हैं। माइकल उसे देखता है और कहता है, मेटल मैं लाऊंगा। उस दिन से दोनों का प्लान शुरू हो जाता है, धीरे, चुपचाप, लेकिन बहुत खतरनाक। अब तक सब कुछ सेट हो चुका था, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। माइकल ने अपना वादा निभाया। वो अपनी जान जोखिम में डालकर एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा चुरा लाता है, गार्ड्स की नजर से बचकर, टॉर्चर सहकर। लेकिन फिर भी वो सीधे रे के पास आता है और बिना कुछ कहे वो टुकड़ा उसे दे देता है। रे उसे हाथ में लेकर कुछ सेकंड्स तक देखता है, क्योंकि वो समझ रहा था ये सिर्फ एक मेटल पीस नहीं है, ये बाहर निकलने की उम्मीद है। अब दोनों के बीच असली बातचीत शुरू होती है। रे माइकल से पूछता है, तू यहां कैसे आया? माइकल कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, मैं बेगुनाह हूं। वो बताता है कि वो एक आदमी के लिए काम करता था, जिसका नाम है विक्टर। विक्टर अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांटता था, लेकिन सिस्टम उसे अपराधी मानता था। और क्योंकि माइकल उसके साथ था, उसे भी पकड़ लिया गया। अब यहां उसे सिर्फ एक वजह से जिंदा रखा गया है, ताकि वो विक्टर का ठिकाना बता दे। लेकिन माइकल साफ मना कर देता है, मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। अब बारी रे की थी। माइकल पूछता है, और तू? रे गहरी सांस लेता है और अपनी कहानी बताता है। वो पहले एक वकील था, उसने एक खतरनाक अपराधी को सजा दिलवाई, लेकिन वो आदमी जेल से भाग गया और बदला लेने के लिए सीधे उसके घर पहुंचा। उसकी पत्नी को मार दिया। बस उसी दिन सब खत्म हो गया। उसके बाद रे ने एक फैसला लिया, सिर्फ अपराधियों को सजा दिलाना काफी नहीं है, जेल्स को मजबूत बनाना जरूरी है। और इसी वजह से वो ये काम करने लगा, जेल में घुसना और वहां से भागना, ताकि सिस्टम की कमजोरी सामने आ सके। लेकिन अब वो खुद फंस चुका था। वो बताता है कि उसने जो किताब लिखी थी 14 जेलों से भागने पर, वो इस जेल के वार्डन के पास है, और उसी किताब की गलतियों को सुधार कर ये जेल बनाई गई है। मतलब ये जगह उसके खिलाफ डिजाइन की गई है। फिर भी एक फायदा था, वार्डन को ये नहीं पता था कि एंथनी असल में रे है। माइकल ये सब सुनकर एक और सच्चाई बताता है, यहां जितने भी कैदी हैं उनमें से ज्यादातर बेगुनाह हैं। ये कोई सरकारी जेल नहीं है, ये एक प्राइवेट जेल है, जहां लोग पैसे देकर अपने दुश्मनों को गायब करवा देते हैं। अब प्लान आगे बढ़ाना था। रे कहता है, हमें फिर से आइसोलेशन में जाना होगा। माइकल तुरंत मना करता है, लेकिन रे साफ बोलता है, अगर निकलना है तो यही रास्ता है। आखिरकार माइकल मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, अगर मैं यहां से नहीं निकला तो मैं तुझे यहीं मार दूंगा। रे बस हल्का सा सिर हिलाता है। अब अगला स्टेप शुरू होता है। दोनों जानबूझकर एक कैदी को उकसाते हैं, झगड़ा होता है, गार्ड्स आते हैं और दोनों को फिर से आइसोलेशन बॉक्स में डाल दिया जाता है। अंदर जाते ही वही तेज रोशनी, वही जलती हुई गर्मी। इस बार सब कुछ टाइमिंग पर था।
माइकल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पूरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और उसी पल रे जेब से रोटी निकालता है, उसे चबाता है और कैमरे पर चिपका देता है। अब कैमरा ब्लाइंड, गार्ड्स कुछ नहीं देख सकते। वो जल्दी से लोहे के टुकड़े से नीचे के नट बोल्ट खोलता है, एक एक करके, फिर प्लेट हटाता है और नीचे उतर जाता है। अंधेरा, तंग रास्ता, लेकिन वो रुकता नहीं। कुछ दूर जाने के बाद उसे पाइप्स दिखते हैं। वो उन पर चढ़ने लगता है, धीरे धीरे, लेकिन अचानक एक पाइप टूट जाता है। पानी तेज प्रेशर से निकलने लगता है, नीचे भरने लगता है। रे किसी तरह ऊपर पहुंचता है और एक दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो बाहर झांकता है, उसकी सांस रुक जाती है। चारों तरफ बस पानी, समंदर, कोई जमीन नहीं, कुछ भी नहीं। तभी उसे समझ आता है, ये जेल जमीन पर नहीं है, ये एक शिप के अंदर है, समंदर के बीच। उस पल रे पहली बार टूट जाता है, क्योंकि यहां से भागना लगभग नामुमकिन था। लेकिन वो तुरंत संभलता है और वापस नीचे आने लगता है, क्योंकि उसे पता है नीचे पानी भर रहा होगा। वो जल्दी से लौटता है और टाइम पर अपने बॉक्स में वापस पहुंच जाता है। प्लेट लगाता है, कैमरा साफ करता है और जैसे ही गार्ड दरवाजा खोलते हैं, वो बाहर आ जाता है। किसी को कुछ शक नहीं होता। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। रे की टीम बाहर उसे ढूंढ रही थी। वो क्लार्क के पास जाती है। क्लार्क उन्हें भरोसा दिलाता है, मैं ढूंढ रहा हूं उसे। लेकिन जैसे ही वो लोग जाते हैं, क्लार्क फोन उठाता है, सीधे वार्डन को कॉल करता है और कहता है, एंथनी, असल में रे है, बस सब खत्म। क्लार्क उसे बेच चुका था, क्योंकि वो खुद कंपनी का मालिक बनना चाहता था। अब वार्डन को सब पता चल जाता है और उसी रात रे को टॉर्चर किया जाता है। उसे सोने नहीं दिया जाता, पीटा जाता है, तोड़ा जाता है, इतना कि वो हार मान ले। और कुछ देर के लिए वो सच में हार मान लेता है, क्योंकि उसने खुद देख लिया था ये जगह क्या है। लेकिन अगली सुबह माइकल उससे पूछता है, बाहर क्या देखा? रे धीरे से कहता है, हम समंदर के बीच में हैं, यहां से भागना मुमकिन नहीं है। लेकिन माइकल उसे देखता है और कहता है, तू पहले भी 14 बार निकला है, इस बार क्यों नहीं? कम से कम कोशिश तो कर। बस वही लाइन रे को वापस जगा देती है। अब आखिरी प्लान शुरू होता है। उन्हें अपनी लोकेशन जाननी थी, तो वो एक छोटा सा डिवाइस बनाते हैं, चश्मे और शीट से। लेकिन इसके लिए उन्हें आसमान देखना होगा। तभी जावेद नाम का एक कैदी उनकी टीम में शामिल होता है। वो वार्डन को धोखा देता है और खुले आसमान में जाकर तारों की मदद से लोकेशन सेट कर देता है। जब डिवाइस वापस आता है, रे समझ जाता है, हम अटलांटिक ओशन में हैं, मोरक्को के पास। अब अगला स्टेप, बाहर मैसेज भेजना। रे डॉक्टर को मना लेता है। डॉक्टर रिस्क लेकर मैसेज भेज देता है, और टाइम भी। अब आखिरी दिन आ जाता है। जावेद वार्डन को गलत जानकारी देता है, कहता है ब्लॉक सी में दंगा होगा, लेकिन असली प्लान ब्लॉक ए में होता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, रे, माइकल और जावेद ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन वार्डन अलर्ट हो जाता है। सब दरवाजे लॉक, गार्ड्स आ जाते हैं, फायरिंग शुरू। तीनों भागते हैं जवाबी फायरिंग करते हुए, लेकिन जावेद को गोली लग जाती है, वो गिर जाता है। रे कैमरे बंद करता है, फिर उसे समझ आता है मोशन डिटेक्टर, वो उसे भी तोड़ देता है। अब रास्ता साफ, लेकिन टाइम कम है। रे कहता है, मुझे इंजन बंद करना होगा, तभी ऊपर का दरवाजा खुलेगा। माइकल पूछता है, और तू? रे बस यही कहता है, मेरे पास प्लान बी है, और वो चला जाता है। माइकल जावेद को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन जावेद रुक जाता है, मैं नहीं बचूंगा। वो बंदूक मांगता है और वहीं रुक जाता है। गार्ड्स आते हैं, वो अकेले लड़ता है और वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ रे इंजन बंद कर देता है, ऊपर का दरवाजा खुल जाता है। माइकल बाहर निकलता है और तभी एक हेलीकॉप्टर आता है, उसका दोस्त। फायरिंग शुरू होती है। माइकल किसी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुंचता है, लेकिन वो रुकता है, रे का इंतजार करेंगे। नीचे रे एक टैंक में छुपा होता है। वार्डन उसे ढूंढ लेता है। टैंक पानी से भरने लगता है, लेकिन वही उसका प्लान था। जैसे ही टैंक फुल होता है, प्रेशर उसे बाहर फेंक देता है, सीधे समुद्र में। वो ऊपर आता है, हेलीकॉप्टर उसे देखता है, सीढ़ी गिरती है, वो चढ़ता है, वार्डन फायर करता है, माइकल को गोली लगती है। रे गुस्से में ऑयल टैंक पर फायर करता है और ब्लास्ट। पूरा शिप खत्म, वार्डन खत्म, सब खत्म। दोनों बच जाते हैं। हेलीकॉप्टर दूर जाता है और किनारे पर उतरता है। वहां जेसिका खड़ी होती है और सच्चाई सामने आती है। माइकल असल में विक्टर है और जेसिका उसकी बेटी। पूरा मिशन जेल तोड़ने के लिए नहीं था, अपने पिता को बचाने के लिए था।
और एंथनी नाम एक कोड था ताकि माइकल पहचान सके, और उसने पहचान लिया था। अब आखिरी ट्विस्ट, क्लार्क भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है वो खुद एक कंटेनर में बंद होता है, समंदर के बीच कहीं जा रहा है जहां से वो शायद कभी वापस नहीं आएगा। और यहीं कहानी खत्म होती है।